हेलो बच्चों, हमारी विज्ञान की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम कक्षा 10 का विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसको पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हम जो हमारा अध्याय है 6वां अध्याय जैव प्रक्रम उसके बारे में पढ़ा जा रहा है। हमने इसमें काफ़ी कुछ पूरे जो अध्याय से संबंधित सजीवों के भीतर पाए जाने वाले जैव प्रक्रम होते हैं उनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। पोषण, श्वसन, जनन, उत्सर्जन, वहन, ये किस तरह कार्य करते हैं और क्या क्या क्रियाएं इनमें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। हम आज उस पूरे पढ़े हुए टॉपिक का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमें यह जो पुरानी चीज़ें हो गई, काफ़ी पुराना लेक्चर हो गया है, वह एक बार आपको फिर से रिमाइंड हो जाएगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वह रिवीजन लेक्चर है। इसके बारे में हम पूरे जैव प्रक्रम के बारे में रिवीजन करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ चुके हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा है, इन शॉर्ट आपको बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रिवीजन क्लास। अध्याय 6 जैव प्रक्रम, इसकी शुरुआत हमने की थी। जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे वह था क्या क्या है, जैव प्रक्रम क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और फिर क्रम से जो है पोषण दो तरह का, स्वपोषी, विषमपोषी, मनुष्य में पोषण, फिर श्वसन हमने पढ़ा, वायबीय अवायबीय, एटीपी के बारे में पढ़ा, श्वसन पथ के बारे में पढ़ा, वाहन के बारे में पढ़ा, रुधिर दाब के बारे में पढ़ा, हृदय क्या होता है, इसकी संरचना कैसे होती है, कैसे रुधिर की संरचना होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ी। रुधिर वाहिकाएँ क्या होती हैं, रक्त द्वारा कैसे शरीर का अनुरक्षण किया जाता है, लसिका क्या होता है, पौधों में उस परिवहन की क्रिया क्या होती है, जल का परिवहन क्या होता है, भोज्य पदार्थों का परिवहन क्या होता है, कैसे किया जाता है, और साथ में अंत में हमने पढ़ा कि जो उत्सर्जन होता है वह क्या होता है, जिसे यह जैव प्रक्रम कैसे कार्य करता है, मानव में कैसे उत्सर्जन होता है, पौधों में कैसे उत्सर्जन होता है, और एक कृत्रिम अपोहन होता है जिसे हम डायलिसिस के नाम से जानते हैं, वह किस तरह किया जाता है। ये सारी चीज़ें अभी तक हम इस पाठ में पढ़ चुके हैं। तो चलिए एक एक चीज़ का हम धीरे धीरे क्या हम पढ़े हैं, क्या हमें उस टॉपिक के में बताया गया है, इस पर हम देखते चलेंगे पॉइंट वाइज। तो पहली चीज़ हमने पढ़ी जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हमने यह पढ़ा वह प्रक्रम जो कि जीवों को सजीव अवस्था में बनाए रखने का कार्य करते हैं, उन प्रक्रमों को हम जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। उसके शरीर को बचाने का कार्य करते हैं, चलाने का काम करते हैं, उन्हें जीवित बनाए रखने का कार्य करते हैं। वह प्रक्रम जो इसको करते हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। और उनमें हमने पढ़ा पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। यह मुख्य प्रक्रम होते हैं कि शरीर के भीतर पहले पोषक पदार्थ जाएंगे, फिर उसके लिए उनको पोषक पदार्थ जब शरीर में मिल जाएंगे तो उनको फिर जलाने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाएगा, और उसको ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए एक तंत्र कार्य करता है जिसे श्वसन तंत्र कहा जाता है, और उससे ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा को पूरे शरीर में इन पोषक पदार्थों को और ऑक्सीजन को पूरे शरीर की कोशिका के पास तक पहुंचाने का काम कौन तंत्र करता है, वहन तंत्र करता है। अगर वह जिस अंग में पोषक पदार्थ ग्रहण किए गए हैं उसी अंग में रह जाएंगे तो आगे कैसे पढ़ेंगे। यह वहन कार्य करता है। फिर वहन के बाद हमने देखा कि किसी भी पोषक पदार्थ का विघटन होने के बाद कुछ उपापचयी पदार्थ बनते हैं, अनावश्यक हानिकारक पदार्थ बन जाते हैं, उन्हें शरीर से बाहर निकालने का जो कार्य करता है वह प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। तो यह सारी चीज़ें जैव प्रक्रम में हमने पढ़ी थी। पहला जैव प्रक्रम जो हमारा था वह था पोषण। पोषण क्या होता है, शरीर में निरंतर निर्माण या विघटन की गतिविधियां चलती रहती हैं। तो जो निर्माण की क्रियाएं हैं या जो भी घटनाएं आप सजीव में देखते हैं कि वह चल रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, वह कैसे करता है, उसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे गाड़ी में तेल नहीं डाला जाता है तो चल नहीं सकती है, वैसे सजीवों को अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी, किसी भी इस ब्रह्मांड की वस्तु को अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो वह गतिमान नहीं हो सकती है। तो यही स्थिति है हर सजीव की कि अगर उन्हें ऊर्जा नहीं मिलेगी तो वह अपने जीवन को, सजीव जो अवस्था बनी हुई है उस सजीव अवस्था को बनाए रखने का कार्य नहीं कर पाएंगे, सजीव जीवित नहीं रह पाएंगे। तो बाहर से ऊर्जा ग्रहण करना या अपने हिसाब से बना लेना, यह जो क्रिया है वह क्रिया पोषण कहलाती है। और पोषण अलग अलग तरीके से किया जाता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि वातावरण में उपस्थित पदार्थों से को लेकर के अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जिन पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करनी है
वह उन पदार्थों को शरीर के भीतर ही बना लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि उन पोषक बाह्य वातावरण में उपस्थित पदार्थों से उन पोषक पदार्थों को बना नहीं सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो इन पोषक पदार्थों को बना रहे हैं जो जीव, उनको ही ग्रहण कर लेते हैं, उनको ही खा लेते हैं। तो वह उनके शरीर के भीतर वह बना हुआ ऊर्जा पोषक पदार्थ चला जाता है। मतलब पोषक पदार्थों को बनाने की क्षमता कुछ जीवों में होती है, उन्हें हम स्वपोषी जीव कहते हैं। और कुछ जीवों में पोषक पदार्थों को बनाने की क्षमता नहीं होती है, सिर्फ उससे वह ग्रहण कर लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं। उन जीवों को हम विषमपोषी जीव कहते हैं। जो सजीव जिस पोषण क्रिया में सजीव अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं, स्वयं बाह्य वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं, पानी ग्रहण कर लेते हैं और उससे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पोषक पदार्थ ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे जीवों को हम स्वपोषी जीव कहते हैं और इस तरह के पोषण को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। बाकी जितने भी जीव हैं हरे पौधों के अलावा, यह क्रिया सिर्फ हरे पौधों में पाई जाती है स्वपोषी पोषण की। बाकी जितने जीव हैं वह सब विषमपोषी पोषण करते हैं और वह किसी न किसी तरह इन्हीं स्वपोषी जीवों पर आश्रित होते हैं। तो यह विषमपोषी पोषण कहलाता है। मनुष्य में किस तरह पोषण होता है? मनुष्य में जो पोषण की क्रिया होती है, उस पोषण क्रिया को पूरा करने के लिए उसके शरीर के भीतर एक पूरा तंत्र पाया जाता है जिसे हम पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। और इस पाचन तंत्र का जो मुख्य भाग है वह होता है मुंह से लेकर गुदा तक फैली हुई आंत। यह आंत ही मनुष्य में पाचन की क्रिया को पूरा करती है। तो मनुष्य में जो पोषण होता है वह उसके आंतों के भीतर होता है। शुरुआत होती है मुख से। मुख में लार जो है वह मंड को पचाती है, फिर वहाँ से भोजन आगे बढ़ता है, ग्रसिका से होते हुए आमाशय में पहुँचता है, जहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें मिलता है, जठर रस मिलता है और इस जठर रस में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि उस भोज्य पदार्थ को, पोषक पदार्थ को अम्लीय माध्यम में उस प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन। और उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ता है, छोटी आंत में ग्रहणी से होते हुए पहुँचता है। ग्रहणी में ही इसमें आकर पित्तरस मिल जाता है और वह पित्तरस के साथ साथ उस पित्तरस का जो गुण है वह उस क्षारीय होता है। पित्तरस यकृत में बनने वाला पित्तरस क्षारीय प्रकृति का होता है और उस क्षारीय प्रकृति का पित्तरस मिलने के कारण वह जो अम्लीय भोजन था, जैसे ही ग्रहणी में पहुंचता है छोटी आंत का पहला हिस्सा, वहीं पर वह क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाता है और इस क्षारीय माध्यम में अग्न्याशय से कुछ पाचक पदार्थ, जिन्हें हम पाचक रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिन्हें हम एंजाइम के नाम से जानते हैं, वह प्रोटीन को पचाने वाले ट्रिप्सिन और लाइपेज, एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट और वसा को पचाने वाले जो है एंजाइम आकर मिलते हैं। तो छोटी आंत में यह पदार्थ इन क्षारीय माध्यम में इन पदार्थों का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को तोड़ करके सरल पदार्थों में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा और वसा अम्ल में बदल देते हैं। वहाँ पे पाचन होने के बाद शरीर की आंत की जो दीवारें होती हैं उन पे अंगुली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्रिस्टी या प्रवर्ध के नाम से जानते हैं। और यह प्रवर्ध क्या होते हैं? जैसे तौलिया होता है, उसका जो भी सतह होती है, तमाम रोएं पाए जाते हैं, वह रोएं क्या करते हैं? उसको सोख लेते हैं पानी को। वैसे ही तरल के रूप में जो पोषक पदार्थ आंत के भीतर होते हैं, यह क्रिस्टी जो होती हैं, प्रवर्ध जो निकले हुए होते हैं अंगुली के आकार की, वह उसको अवशोषित कर लेते हैं और अंगुली के आकार की इन क्रिस्टी के भीतर रुधिर की नलिकाएं पाई जाती हैं, जो उस भोज्य पदार्थ को रुधिर में पहुंचा देती हैं और रुधिर से होता हुआ वह पूरे शरीर में पहुंच जाता है। तो मनुष्य में यह पाचन होता है। बाकी जो अवशिष्ट पदार्थ होता है बड़ी आंत में पहुंचता है, बड़ी आंत से शरीर से बाहर चला जाता है जल का अवशोषण होने के उपरांत। यह हमने मनुष्य के पोषण में पढ़ा था। उसके बाद दूसरा जो जैव प्रक्रम था, श्वसन पढ़ा। श्वसन दो तरह का, वायवीय और अवायवीय। वह श्वसन कुछ ऐसे जो पोषक पदार्थ शरीर के भीतर जाते हैं, उन पोषक पदार्थों को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जलाने के लिए। वह ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया के द्वारा उन पोषक पदार्थों को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की सहायता से और उनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। कुछ ऐसे जीव होते हैं, श्वसन की अगर परिभाषा की बात करें तो पोषक पदार्थों को तोड़कर उनसे ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया श्वसन कहलाती है। श्वसन दो तरह का होता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं
जो बिना ऑक्सीजन की सहायता के ही इन पोषक पदार्थों को तोड़कर उनसे ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बिना ऑक्सीजन के वह इन पोषक पदार्थों को तोड़कर इनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जो ऑक्सीजन की सहायता से पोषक पदार्थों को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें वायवीय श्वसन कहलाता है वह। और जहाँ पर बिना ऑक्सीजन के पोषक पदार्थों को तोड़ करके उनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है वह अवायवीय श्वसन कहलाता है। अवायवीय श्वसन हमें ईस्ट में दिखाई देता है किण्वन की क्रिया में, या पेशियों में दिखाई देता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, या हम सारी चीज़ें पढ़े हैं। और साथ ही कोशिका द्रव्य में यह क्रिया होती है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के। तो अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, और फिर जब वह पायरुवेट में बदल जाता है, वह पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको और तोड़ा जाता है, और वह तोड़ करके उससे बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जिसे हम वायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। सारी ऊर्जा जो निकलती है वह एक अणु के रूप में बदल जाती है, अणु उसमें बंध जाती है या उसमें जुड़ जाती है। वह अणु होता है ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में पैकेट बन जाते हैं ऊर्जा के। और जहाँ पर शरीर में जीवित जीवों को जहाँ पर भी शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ पर यह ऊर्जा पैकेट, जिन्हें हम ATP के नाम से जानते हैं, या पहुँचते हैं और ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करते हैं। श्वसन पथ के बारे में हमने पढ़ा कि श्वसन पथ क्या होता है। श्वसन वायु जिस मार्ग से जाती है, कहाँ कहाँ पहुँचती है, फेफड़ों में पहुँचती है, श्वसनिका से नाक से पहले पहुँचती है अंदर, फिर श्वास नली से होते हुए पतली पतली नलियों में बढ़ते हुए फेफड़े में पहुँच जाती है। और फेफड़े में छोटी छोटी कुपिकाएँ पाई जाती हैं, जिनकी भीतरी सतह पर रुधिर की पतली पतली नलियों का जाल होता है, जिससे बाहर से अंदर जाने वाली जो ऑक्सीजन होती है वह उसी कोशिकाओं की भीतरी सतह पर रुधिर में चली जाती है, और रुधिर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं की सतह से ही फिर वापस फेफड़े में चली जाती है। और इस तरह गैसों का आदान प्रदान किस पथ से होता है, उस पथ को हम श्वसन पथ के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने वहन के बारे में पढ़ा कि वहन क्या होता है। शरीर में पोषक पदार्थों और ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने वाले तंत्र को हम वहन तंत्र कहते हैं, और इस जैव प्रक्रम को हम वहन कहते हैं। इसको पूरा करने के लिए जो अंग कार्य करते हैं वह हृदय होता है, रुधिर होता है, लसिका होता है, रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। ये सारी चीज़ें मिल करके पोषक पदार्थों को शरीर में के परिवहन का कार्य पूरा करती हैं। और इसमें हमने हृदय के बारे में पढ़ा कि हृदय जो मनुष्य में पाया जाता है वह 4 कोष्ठकीय होता है, 2 आलिंद होता है, 2 निलय होता है, और जिसमें ऊपर वाले हिस्से, जो ऊपर के जो हिस्से होते हैं उन्हें आलिंद कहते हैं, नीचे के हिस्से को निलय कहते हैं। रुधिर की शुद्धता के आधार पर हम इसे दाएं बाएं भाग में बांट सकते हैं। दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है, और बाएं भाग में ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। और यह कैसे कार्य करता है, इसमें हर जगह जगह पर वाल्व पाए जाते हैं, आलिंद और निलय के बीच भी, और जहाँ से रुधिर वाहिनियाँ धमनियाँ निकलती हैं वहाँ पर भी वाल्व पाए जाते हैं, जिससे कि रुधिर का प्रवाह एक दिशा में बना रहे। रुधिर दाब क्या होता है, जब भी रुधिर हृदय संकुचित होता है, चाहे निलय संकुचित होता है, चाहे धमनियाँ संकुचित होती हैं, तो उनकी भीतरी सतह पर जब उनमें रुधिर बहता है तो एक दबाव उत्पन्न होता है, जिसे हम रुधिर दाब कहते हैं। 2 तरह का होता है, एक प्रकुंचन दाब, एक अनुशीतलन दाब। प्रकुंचन दाब 120 mm होता है, जो कि जब निलय संकुचित होता है तब उत्पन्न होता है। और अनुशीतलन दाब जब रुधिर धमनियों में चला जाता है तो धमनियों में जो दाब उत्पन्न होता है उससे हम अनुशीतलन दाब कहते हैं। यह 80 mm होता है। तो पहले रुधिर दाब में प्रकुंचन दाब लिखते हैं 120/80, बाद में अनुशीतलन दाब। तो यह सारी चीज़ें रुधिर दाब के टॉपिक पे हमने पढ़ी। रुधिर वाहिकाएँ क्या होती हैं, वो नलियाँ जो कि शरीर में पूरे शरीर को रुधिर पहुँचाने का काम करती हैं, उन्हें हम धमनियाँ कहते हैं। धमनियों की विशेषता क्या होती है हम पढ़ चुके हैं, आप हमारा पुराना लेक्चर देख सकते हैं, इसके पहले वाला वहन से संबंधित। और उस पूरे शरीर में उस फैले हुए रक्त को पुनः हृदय में वापस लाने का जो कार्य करती हैं नलिकाएं, उन नलिकाओं को हम सिरा कहते हैं। तो यह रुधिर वाहिकाएं होती हैं, जो नलियां होती हैं, उन्हें हम धमनी और सिरा के नाम से जानते हैं। रक्त द्वारा शरीर का अनुरक्षण किया जाता है। जहाँ पर भी चोट फूट या कोई कट हो जाता है वहाँ पर प्लेटलेट्स जम जाती हैं और रुधिर को बहने से रोक लेती हैं, और शरीर को क्षति नहीं हो पाती है। लसिका, जब रुधिर पतली नलिकाओं से होकर बहता है तो उसमें से
तमाम जो तरल है, प्लाज्मा है, वह रिस करके ऊतक द्रव्य में चला जाता है और ऊतक द्रव्य से में छना हुआ यह प्लाज्मा ही लसिका कहलाता है। यह तमाम रासायनिक पदार्थों, प्रोटीन और वसा का परिवहन करता है और धीरे धीरे ये लसिका वाहिनियाँ होती हैं पतली पतली और फिर लसिका वाहिका में आकर मिलती हैं। वह लसिका वाहिका इन सभी पदार्थों को वापस फिर रुधिर में पहुंचा देते हैं। तो यह तंत्र जो है वह मनुष्य में या जंतुओं में कार्य करता है। पौधों में परिवहन होता है, जल का परिवहन एक जाइलम नाम का ऊतक पाया जाता है, वह करता है, जो कि जड़ से पत्तियों तक जल को पहुंचाने का, जल और खनिज लवण को पहुंचाने का कार्य करता है, वह जल का परिवहन करता है। दूसरा, भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, पत्तियों में बने हुए भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण वहाँ करता है जहाँ उनकी आवश्यकता होती है। यह तंत्र जो कहलाता है पौधों में पाया जाता है वह फ्लोएम होता है। तो फ्लोएम भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है और जाइलम जल का परिवहन करने का कार्य करता है। उत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? शरीर में सभी जैविक क्रियाओं के पोषक पदार्थों के विघटन के उपरांत तमाम अनावश्यक पदार्थ बनते हैं। रॉ मटेरियल का जब विघटन होता है तो तमाम अनावश्यक पदार्थ तैयार होते हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन तो फेफड़ों के माध्यम से हो जाता है, लेकिन जो नाइट्रोजनी पदार्थ हैं उनका जो विघटन यूरिया और यूरिक अम्ल के रूप में होता है वह हमारे शरीर में एक अंग पाया जाता है रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर, किडनी के नाम से जानते हैं, और इसका आकार सेम के बीज की तरह होता है, जिसमें वृक्काणु पाए जाते हैं, छोटी छोटी इकाइयाँ पाई जाती हैं जो कि रुधिर को छानने का कार्य करती हैं और वह रुधिर से छान करके उस यूरिया और यूरिक अम्ल को अलग कर देती हैं, जिससे हम मूत्र के रूप में शरीर से बाहर कर देते हैं। पौधों में भी उत्सर्जन की क्रिया होती है। वहाँ पे उत्सर्जन की क्रिया करने के लिए बहुत विशिष्ट तंत्र नहीं पाया जाता है, लेकिन वह जो उत्सर्जी पदार्थ बनाता है वह मोस्टली उत्सर्जी पदार्थ जो रेजिन होता है, गोंद होता है, वह उसका उत्सर्जी पदार्थ ही होता है। जो गोंद बहता है पौधों से वह उसका उत्सर्जी पदार्थ ही कहलाता है। मोस्टली जो यह बनता है यह जाइलम ऊतक की जो मृत कोशिकाएं होती हैं उनमें जमता जाता है और फिर लकड़ी के रूप में हम उसको देखते हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ जो उत्सर्जी पदार्थ है जो कि जाइलम ऊतकों में नहीं संचित हो रहा है वह पौधे से गिरती हुई पत्तियों में पहुंच जाता है, और पत्तियां जब पौधे से अलग होती हैं तो उत्सर्जी पदार्थ भी उस पौधे से अलग हो जाता है, और साथ में कुछ मृदा में भी जो है वह उत्सर्जी पदार्थ स्रावित कर दिए जाते हैं। यह पौधों में उत्सर्जन की क्रिया सिंपल तरीके से होती है। कृत्रिम अपोहन डायलिसिस क्या होता है? कभी कभी जो वृक्क होता है वह चोट, रासायनिक पदार्थ या किसी भी कारण से कार्य करना जब बंद कर देता है तो रुधिर से जो अनावश्यक नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ हैं, यूरिया और यूरिक अम्ल और तमाम पदार्थ, वह अलग नहीं हो पाते हैं, रुधिर में ही मिलते रहते हैं। तो यह विषैले पदार्थ जब रुधिर में मिलते रहते हैं तो पूरा शरीर दूषित हो जाता है, जिससे वृक्क के कार्य न करने के कारण यह बहुत ही विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए हम एक कृत्रिम वृक्क का उपयोग करते हैं। कृत्रिम रूप से वृक्क की तरह ही बनाए हुए एक अंग का मशीन का उपयोग करते हैं, और इस मशीन के माध्यम से रुधिर को छानना ही कृत्रिम अपोहन या डायलिसिस कहलाता है। तो यह सारी चीज़ें हम इस पाठ में पूरा पढ़ चुके हैं, और इसी के साथ यह हमारा जो अध्याय है जय प्रक्रम वह पूरा हो जाता है। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो पहले आप हमारा लेक्चर देखिए, फिर भी क्लियर नहीं होता है उस जय प्रक्रम से संबंधित लेक्चर को देखें और फिर भी क्लियर नहीं होता है तो नोट्स पढ़ें, PDF फाइल पढ़ें, और हम अगर आप उसको समझ नहीं पाते हैं तो हमसे कमेंट करके उसको पूछ लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, और इसके अगले टॉपिक के साथ इसका टेस्ट पेपर लिया जाएगा, और फिर हम अगले अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो इस अध्याय को अच्छे से पढ़ें और टेस्ट पेपर की बेहतर तरीके से तैयारी करें। तब तक हम जो है आपकी अगले लेक्चर की तैयारी करते हैं, और घर पे ही रहें, मास्क का उपयोग करें जब भी घर से बाहर निकलें। इस विषम परिस्थिति में स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।